नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे स्कूल के YouTube चैनल पर। आज हम मना रहे हैं 9वां आयुर्वेद दिवस, जो हमें हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली की अनमोल धरोहर आयुर्वेद के महत्व को समझाने का एक सुनहरा अवसर है। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे स्कूल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करने के लिए सरकारी आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ और डॉक्टर हमारे बीच आए हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। और आपकी प्रिंसिपल मैम ने अभी आपको छोटा सा आयुर्वेद दिवस का इंट्रोडक्शन दिया है ना, जिसके बारे में बताया है कि ये क्यों मनाया जाता है। तो आज ये बात ये दिन इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज भगवान धन्वंतरी, कौन है भगवान धन्वंतरी? जिन्होंने इस पृथ्वी पर आयुर्वेद का अवतरण किया, उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर आकर आयुर्वेद आचार्यों को सिखाया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। इस प्रकार जिन्होंने प्रवर्तन किया, जिन्होंने यहाँ पर लेकर आया आयुर्वेद को, ब्रह्मा जी से लेकर यहाँ पे आए, धरती पे आए सबसे पहले, वो हैं भगवान धन्वंतरी। मैम आपकी मैम ने अभी बताया कि समुद्र मंथन के दौरान 13 के दिन, आज 13 है ना, कार्तिक मास का 13वां महीना है ना, तो आज 13 के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, है ना। तो आज उनके प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य पे हम ये दिन मनाते हैं, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। यहाँ पे धन मतलब भगवान धन्वंतरी के नाम से लिया गया धन है, यहाँ पे धन मतलब पैसा नहीं है। तो इसी की विशेषता के बारे में मैं कुछ बताने के लिए ही आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, मैंने MS गायनी किया हुआ है आयुर्वेद से और मैं इसी की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर ग्राम हदरुख में तैनात हूँ और अक्षय जीवन क्लिनिक की मैं ओनर हूँ और मैं उसका संचालन करती हूँ। मैं आपके समक्ष ये बताने आई हूँ कि आयुर्वेद की महत्ता को आप अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में आप कैसे उसको अपने ला सकते हैं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। आयुर्वेद का सबसे पहला मंत्र ये है, उसकी संहिता खोलते ही सबसे पहला मंत्र ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। बिकॉज आयुर्वेद कहता है कि हमें बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए, रोगग्रस्त ही नहीं होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट आता है। सबसे पहले स्वस्थ रहने के जो नियम हैं, हमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए। दिनचर्या के बारे में तो शायद सब जानते हैं ना, दिनचर्या क्या होती है? डेली रूटीन, ठीक है। हमारा डे टू डे लाइफ में जो रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, हमारा नाइट में सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके भी नियम है। सोने जाने से पहले क्या करना चाहिए, उठने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। ऋतु संधि में क्या करना चाहिए, जब सीजन चेंज होता है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां बताई गई हैं। सद्वृत्त बताया गया है। सद्वृत्त क्या होता है? अच्छा व्यवहार। सद्वृत्त करना चाहिए, हमें दूसरों का अच्छा करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें भी बताई हैं। क्यों? क्योंकि दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनका पालन करने से तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन सदाव्रत का पालन करने से हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। हमने हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पे 3rd से लेके 8th तक के स्टूडेंट्स हैं, तो हेल्थ की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझे? एनीवन हु कैन रेज हैंड। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की परिभाषा आपने अपने शब्दों में क्या पढ़ा है? स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं पता? स्वास्थ्य उसे कहते हैं जो व्यक्ति मन से, तन से, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि वह स्वस्थ है तो उसे हम हेल्थ की डेफिनेशन बोलते हैं, तो हम उसे हेल्दी मानेंगे। इन चारों पॉइंट्स पे व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मैं बच्चों के सामने अपनी प्रस्तुति कर रही हूँ, मैं उनको समझाने के लिए आई हूँ, तो आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है आहार, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है स्वस्थ रहने में एंड रोगी बनने में, दोनों में।
हमारा आहार, हमारा खान पान यदि हमारा डिस्टर्ब रहेगा, गलत रहेगा, पथ्य अपथ्य का विचार किए बिना रहेगा, तो निश्चय ही हम रोग को प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेद कहता है कि हमें हर नियम का नियमबद्ध तरीके से पालन करना चाहिए, स्वस्थ वृत्ति का पालन करना चाहिए, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद एक माता की तरह, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं कोई बात नहीं, तो भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है ना, बेटा आइसक्रीम मत खाओ, सीजन चेंज हो रहा है, गला खराब हो जाएगा, वो हिदायत देती है कि ऐसा ना करो, तुम स्वस्थ रहोगे। लेकिन बच्चे यदि नहीं मानते हैं, उद्दंडतावश या जिदवश नहीं मानते हैं और बीमार पड़ते हैं, फिर माता क्या करती है, उनको औषधि दिलवाती है, उनकी सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है। सेम वे में आयुर्वेदा हम लोगों के साथ बिहेव करता है। उसने हर उपदेश दिया है स्वस्थ रहने के लिए। यदि किसी कारणवश आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रहते हैं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आज दो चीजों पे बात करूंगी, एक है एडिक्शन और एक है आहार। छोटे बच्चों में देखा जाता है कि आजकल, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ प्रैक्टिकल उसमें, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आंखों की परेशानी हो रही है, चश्मे लग रहे हैं। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, ये कोई भी नहीं बताता, इसलिए मैं आज आपको बताने आई हूँ। आप अभी छोटे हैं, अभी से अपना ख्याल करेंगे तो बाद में बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। आज हम देख रहे हैं छोटे बच्चे क्या क्या खाना पसंद करते हैं, कुरकुरे और के नाम भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं खाती। कुरकुरे, चिप्स वो आते हैं, लेस के अंकल चिप्स आते हैं। कौन कौन खाते हैं यहाँ पे बच्चे? दो। झूठ नहीं बोलना, मुझे सबका पता है, जल्दी से सच्ची सच्ची बता। इसको एक लेक्चर ना लेके एक इंटरेक्टिव सेशन रखे। वेरी गुड, ओके, हैंड्स डाउन एवरीवन। ओके, एवरीवन ईट्स इट। ओके, मेरे बच्चे भी खाते हैं। शांत रहिए। आप सभी खाते हैं, मुझे पता है। उस पैकेट में, उस 5 या 10 रुपए के पैकेट में एक चीज होती है जो आपके लिए नुकसानदायक होती है, वो होती है नमक। हमेशा चीजों को टेस्टी बनाने के लिए और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं, जिसका मुख्य कंटेंट नमक होता है। हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि नमक की अधिक मात्रा का सेवन करने से आंखों पे फर्क पड़ता है, बालों पे फर्क पड़ता है, नाखूनों पे फर्क पड़ता है। इसलिए कम उम्र के बच्चे जो इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको एक समय के बाद आईसाइट वीक होना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। उनके बाल झड़ने लगते हैं, उनके बाल असमय सफेद होने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, किसी ने ये प्रॉब्लम ही नहीं बताई, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप दवाई का झोला भर के लाएंगे, फीस दे के आएंगे, सब करेंगे, लेकिन यदि प्रॉब्लम कुरकुरे के पैकेट में है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसे तो साइड में रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि एक प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड जितने भी हैं, जो रियल जूस है, देयर इज नथिंग रियल अबाउट इट। वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो केवल चीनी का घोल है जिसमें फ्लेवर किया जाता है। उसे बिल्कुल नहीं पीना है। और आयुर्वेद में लिखा है जूस ही नहीं पीना है, जूस बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि किसी फल को जब एज ए होल हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उसके फाइबर्स मिलते हैं। हम जब उसको चबा चबा के खाते हैं तो हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है। जूस पीने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। रफेज, हमने बैलेंस डाइट पढ़ी है, बैलेंस डाइट तो पढ़ी होगी सबने। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? एनीवन? व्हाट इज द बैलेंस डाइट? कम ऑन। What are the essential nutrients? Not. Better. Good try. Essential nutrients होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, याद आया, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड जिसे हम बिल्कुल भूल नहीं सकते, रफेज। ऑफ कोर्स ये रफेज वही होता है जो हमें रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से जो फाइबर कंटेंट मिलता है।
ठीक है। उसी को खाने से हमें आमाशय संबंधी बीमारियां कम से कम होने के चांस होते हैं, इसलिए जूस को मना किया गया है। हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए डेली बेसिस पे। बैलेंस डाइट में प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए, ठीक है, फैट्स होना चाहिए। इसमें कैटेगरीज हैं। हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट ऐसे बिना सोचे समझे नहीं दे सकते, घी मत खाओ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, घी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर तो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा बॉडी जो है मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है, राइट। सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। एक सेल की जो वॉल होती है ना बच्चे, वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। उसमें लिपिड मतलब फैट। अगर हम फैट खाना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी के सेल सूख जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था भगवान ने नहीं दी कि हमारी बॉडी फैट जनरेट कर ले, अपने आप बना ले। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? हमारे जो सेल्स हैं वो डिस्टॉर्ट होने लग जाएंगे। डिस्टॉर्ट मतलब उनकी शेप बिगड़ जाएगी। शेप बिगड़ जाएगी तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, इवन कैंसर। कैंसर भी अनकंट्रोल्ड बॉडी जो ग्रोथ होती है उसी के कारण होता है। सेल्यूलर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही कैंसर कहते हैं। तो फैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हाँ, इसमें कैटेगरीज है, नो डाउट। भैंस का घी खाने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है, बुद्धि कम चलती है। बट काऊ घी बहुत एसेंशियल होता है। देसी गाय का घी खाने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, वो गुड फैट्स में आता है। मिल्क में गुड फैट होता है, काऊ मिल्क में, ठीक है। चीज में गुड फैट होता है, प्रोटीन भी होता है, बट गुड फैट का अमाउंट भी होता है। बटर हम रोज नहीं खा सकते, लेकिन वंस इन अ वीक बटर भी खाना चाहिए। वो गुड फैट होता है, पर वो ज्यादा नहीं खा सकते, उसकी मॉडरेशन तय की गई है कि आप हफ्ते में एक दिन बटर खा सकते हैं। उससे क्या होगा? हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें दो तरीके के मैटर होते हैं, व्हाइट और ग्रे। उसका जो ग्रे मैटर है बेटा, वो टोटल फैट है, उसमें कुछ नहीं है, वो फैट से ही बना है। हमारे दिमागी रूप से समस्या आ जाएंगी अगर हम फैट कंटेंट अपनी डाइट से बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो ये एक मिथ है कि हमें घी नहीं खाना चाहिए। कम से कम 2 चम्मच घी हमें प्रतिदिन खाना चाहिए। हमारी आंखें सूखी होने लग जाएंगी अगर हम घी खाना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये एक मिथ है, घी खाना चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और छोटे बच्चों के हिसाब से खाना खाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। एकांत में बैठ के शांत मन से अपने खाने को कॉन्सेंट्रेट करें, उसका टेस्ट एंजॉय करें, धीरे धीरे चबाते हुए खाना चाहिए। कुछ बच्चे 1 मिनट में खाना खा लेते हैं पूरा, होते हैं ऐसे बच्चे, फटाफट टिफिन खोला, फटाफट गप किया और बस ये चले वो चले, ठीक है। ऐसा खाना पोषण नहीं देता। कुछ लोग इतनी धीरे खाते हैं कि वो उनको भी पोषण नहीं मिलता, वो हमेशा सूखे साखे रहेंगे। लेकिन हर एक चीज की ना एक मॉडरेशन होती है कि हमें ना ज्यादा तेज करना है, ना ज्यादा धीरे करना है, हमें बीच में रहना है और एक नियत समय पे धीमे धीमे एकांत में खाने को कॉन्सेंट्रेट करके खाना को फिनिश करना है। मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, बातें करते हुए खाना नहीं खाना है, वो आपको पोषण नहीं देता। ऑलराइट, ओके। और नेक्स्ट है मोबाइल, जो मैं आज बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा नशा है जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक बहुत ज्यादा आक्रामक रूप से फैल रहा है। मोबाइल देखना, रील्स देखना, कुछ भी देखना, मतलब स्क्रीन देखना। स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है, जो कि आपकी आईज के लिए अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, जब 1 घंटा हम मोबाइल देख के, मोबाइल बंद करके जब हम उठते हैं तो हमारा सर कितना भारी हो चुका होता है ना। फिर हम किसी लायक होते हैं? हम कुछ किसी लायक नहीं होते, हम ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ज़ॉम्बी पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है ज़ॉम्बी? वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर एमलेसली, मतलब हम हैं, जिंदा हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, लेकिन हमारे पास कोई एम नहीं है, कुछ पता नहीं है हमें क्या करना।
तो ये एक एडिक्शन है, बिकॉज हमें फोन देखने से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो हमें क्षणिक खुशी देता है, उसे एंडोर्फिन बोलते हैं। लेकिन यही हार्मोन शराब पीने से भी होता है, सिगरेट पीने से भी होता है, गुटखा खाने से भी होता है। हर प्रकार के नशे से इस प्रकार की प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि मोबाइल का उपयोग अभी से कम कीजिए, क्योंकि अब नई स्टडीज आ रही हैं कि मोबाइल की रेडिएशन क्रोमोसोमल लेवल पे जाके जेनेटिक डिफेक्ट्स भी कर रही हैं। तो ये खतरनाक है। आप लोगों की जनरेशन में यदि आप अभी से ये समझ जाएंगे और अपने लिए एक स्टेप उठाएंगे तो आप अपना परिवार, आगे आने वाला जो परिवार है उसे भी अच्छा बना सकते हैं, और अभी जो एग्जिस्टिंग परिवार है उसे भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आने वाली जनरेशन में ही ये पावर होती है जो कि आप में है। ऑलराइट, हमें टाइम से उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बताया गया है, उठने के लिए अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय होने से पहले ठीक 96 मिनट्स पहले हमें उठना चाहिए। उठ के हमें दैनिक क्रियाएं पूरी करनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो काल अध्ययन के लिए बहुत अच्छा बताया, बिकॉज हमारी बॉडी सूर्य के साथ चलती है। हमारी बॉडी का जो रिदम है, जो सर्केडियन रिदम है, वो सूर्य के साथ चलता है। हम सूर्य के साथ उठने चाहिए, सूर्य के साथ वर्क करना चाहिए, और शाम ढलते ढलते सारी क्रियाओं को 6 बजे 7 बजे तक वाइंड अप कर देना चाहिए। अपना डिनर 6-7 बजे तक वाइंड अप करके सो जाना चाहिए, 9 बजे तक, 10 बजे तक। ऐसा किसके घर में होता है कि सारे बच्चे, मतलब यहाँ पे कितने बच्चे 9-10 बजे के बीच में सो जाते हैं? ओके, 50%, अराउंड 50% का आंकड़ा ऐसा है जो बच्चे टाइम से सो जाते हैं। यहाँ के बच्चों के घरों में कितने बजे, 7 बजे तक खाना किन किन के घरों में खा लिया जाता है? और ये बाकी बच्चे जो सो जाते हैं वो भूखे सो जाते हैं क्या? हाथ तो बहुत सारे खड़े हुए थे। ओके, हैंड्स डाउन। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमें टाइम से उठना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्कूल आ रहे हैं, नो डाउट आप जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं स्कूल के लिए, लेकिन आपको उससे थोड़ा और पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के बाद शास्त्रों में लिखा है कि हमें थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए। आप छोटे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपको व्यायाम करना चाहिए। और अपने माता पिता को भी कहना चाहिए कि मम्मी पापा और दादा दादी जो भी हैं, आप उठो, जल्दी उठो, हमें भी उठाओ और आप भी व्यायाम करो हमारे साथ। ऑलराइट, इससे क्या होता है? व्यायाम करने से शरीर में स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, हम जल्दी नहीं थकते, एक स्टैमिना डेवलप होता है, चीजों को करने का एक क्लैरिटी आती है माइंड में, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करने से भी वो खुशी वाला हार्मोन रिलीज होता है जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन कम मात्रा में और मेहनत के साथ। तो जब बैठे बैठे मोबाइल देख के खुशी मिल रही है तो कौन एक्सरसाइज करेगा, डंबल उठाएगा? कोई नहीं। ऑलराइट, लेकिन शॉर्टकट हमेशा दुखदाई होता है, हमेशा शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। ओके, आज नवम आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हमेशा मनाया जाता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्वंतरी दिवस को आयुर्वेद दिवस के रूप में पिछले हम 9 साल से मनाते आ रहे हैं। आज वही 9वां साल है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इट इज अ लाइफ साइंस। ओके, आप अपना लाइफस्टाइल कैसा रखें कि आप बीमार ना पड़े, उसके बारे में छोटे छोटे टिप्स मैंने दिए हैं आप लोगों को। उसको आप ध्यान में रखिए, उसको आप अपने जीवन में लेकर आइए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको अपना स्क्रीन टाइम निश्चय ही कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये चश्मे का नंबर इतना बढ़ जाता है, फिर बाद में कंट्रोलेबल नहीं होता है। सवेरे सवेरे उठ के आप अपनी मुंह में पानी भरे, पूरा मुंह में पानी भर के आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारे। जिनकी दोनों को करना है, दोनों बच्चों को करना है। ठीक है, आंखों पे छींटे मारे ठंडे पानी की, इससे आंखों की गंदगी निकलती है, रात की पूरी जो नींद होती है वो पूरी खुल जाती है, हम फ्रेश लगते हैं और आंखों को ताजगी मिलती है। ये काम करना चाहिए। ऑलराइट, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है।
बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ध्यान ही नहीं लगता किसी चीज में। ऐसे हैं बच्चे कुछ यहाँ पे, किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता, स्पोर्ट्स में भी नहीं लगता, किसी भी चीज में नहीं लगता। ओके, अगर ऐसे बच्चे हैं आपको, अगर ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आयुर्वेदा में बहुत अच्छी एक चीज बताई है, मैं टीचर्स को भी बोलना चाहूंगी, यहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं, बच्चों को मतलब आप 35 मिनट का लेक्चर लेते हैं, 30 मिनट आप बच्चों को पढ़ाइए और 5 मिनट आप एंटर करते ही या लीव करने के बाद उनको त्राटक कराइए। त्राटक कुछ नहीं होता है, दीवार पे बच्चों के बेंचेस होते हैं, उसके दीवार पे एक बिंदु बना दीजिए और बच्चों को चश्मा उतार के जिनके लगा है उनको बोलो और बाकी सब जिनको नहीं लगा है उनको बोलो 5 मिनट इसे देखना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पॉइंट। एक छोटा पॉइंट बना के आप सब बच्चों को उधर देखना है, एकदम साइलेंस होके सारे बच्चे अगर उस पॉइंट को देखेंगे, आंखें खोल के पलक नहीं झपकाना होता। उसके बाद एक पॉइंट आता है 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, आंसू एक गिरता है, एक आंसू निकल आता है, पानी आता है, दैट्स इट। आपका एक आंसू निकल गया, उसके बाद अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के ऐसे लगा लीजिए, आपकी आईज को 2 मिनट बंद रखिए। उसके बाद आप अपना अगर रेगुलर बेसिस पे ये करेंगे तो जिन बच्चों का किसी भी चीज में मन नहीं लगता वो ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप कल से ही शुरू कर दीजिए, बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे, अभी छुट्टी हो जाएगी, आप अपने घर में अपने पढ़ाई वाले कमरे में किसी दीवार पर एक पॉइंट बनाइए और उस दीवार की सीध में कुर्सी डाल के बैठ जाइए और उस पॉइंट को देखना है। अब ऐसा भी नहीं करना कि यहाँ दीवार है, यहाँ पॉइंट लगा के यहीं बैठ गए, थोड़ा दूर पे बैठना है, ओके। कम से कम 6 फुट की दूरी होनी चाहिए, कम से कम। और बाकी मैक्सिमम उन बच्चों के लिए दूरी वैरी कर सकती है जिनकी आंखों पे चश्मा है, उन्हें जहां से कंफर्टेबली देखने में हो वहां से वो करें। आयुर्वेद में आहार बताया है, दिनचर्या बताया है, योगा बताया है, सदाव्रत बताया है। बच्चों में ऐसी आजकल आक्रामक प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, वो बच्चे ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, बुरा बोलते हैं, चुगली करते हैं, सब कुछ ये सब चलता है स्कूल में। क्योंकि मैं भी स्कूल में रही हूँ, तब मैंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा था, तो मैं भी स्टूडेंट थी, तो ये सब चलता रहता था, स्कूल का पार्ट है। बट सदाव्रत आप खुद देखिए, आप महसूस कीजिए, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारी बॉडी में एक कंपन होता है, बुरे हार्मोन निकलते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। आपको अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए तो आपको प्रॉपर नींद आना चाहिए, प्लस हमारे दिन में किसी भी 24 घंटे में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए, किसी भी अनदर व्यक्ति के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट्स ना आए, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस आप शुरू कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से सदाव्रत का पालन करने से आप मानसिक रूप से अच्छे बने रहेंगे। जितने भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो केवल नेगेटिव थॉट्स और पैसिमिस्टिक थॉट्स के कारण ही जाते हैं। मनोरोग प्रेवलेंट हो चुका है सोसाइटी में आजकल, छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझे पता है। तो नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंकिए। जो चीज आज आप पढ़ाई में 100% ना ला पा रहे हो, लेकिन इंतजार कीजिए, कोई फील्ड आपका इंतजार कर रही है जिसमें आप सबसे आगे 100% ले आओगे। दैट इज ट्रू। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह क्लास का हर बच्चा आईएएस भी नहीं बनता। ओके, डिप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। बस कहते हैं ना, मुंह बाय ना बैठो, खाली नहीं बैठना है, अपनी इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करो, अपने इनर टैलेंट को ढूंढो और उसको चमकाओ, उस पर मेहनत करो। तो डेफिनेटली हर किसी के लिए कोई ना कोई फील्ड है जिसमें आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, उनको भी पछाड़ सकते हैं जो क्लास में 100 नंबर लाते थे। ऑलराइट, तो अपने मन को मजबूत रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल से, हेल्दी खान पान से अपने शरीर को मजबूत रखना है,
सदा व्रत करने से अपना सोशल दायरा मजबूत रखना है। जब आप किसी की चुगली नहीं करोगे तो आपसे सबके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे तो एक सामाजिक हेल्दी रिलेशन वाला माहौल आप अपने लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और भगवान से हमेशा जुड़े रहें। ये बहस बेकार की है कि भगवान नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, हमारी अच्छाई ही भगवान है। ओके, तो उससे, अपनी अच्छाइयों से, अपने आप से हमेशा जुड़े रहे। ये है स्पिरिचुअलिटी। मैंने चारों पॉइंट्स आपको बताया। हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ केवल डिसीज यानी कि व्याधि का एब्सेंट होना नहीं होता है। ओके, हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और चौथा सोशल, सोशल वेलबींग इन अ सोसाइटी। कोई पर्सन को हम तभी हेल्दी बोल सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बी हेल्दी, बी वाइज, एंड वेक अप अर्ली एंड गो बैक टू स्लीप ऑन टाइम, एंड always be like so sweet as sweet you are today. ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक लास्ट चीज मैं आप बच्चों से, मैंने तो बोला आधा घंटा, नो वरीज, लेकिन मेरे आधा घंटे बोलने से आप लोग टेक होम मैसेज क्या लेके जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे आधे घंटे की वैल्यू मैं समझती हूँ, तो आपके भी आधे घंटे की वैल्यू है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो टुडेज टेक होम मैसेज, एनीवन कैन टेल मी, आप आज घर क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करे। मैंने जो आधा घंटा बोला उससे आपको क्या सीख मिली? एनीवन? कुछ नहीं सीखा। आई वेस्टेड माई 30 मिनट्स। जंक फूड नहीं खाना है, इवन घर में भी एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है। पहली सीख मैंने दी थी, जंक फूड नहीं खाएंगे। जंक फूड खाने का मन करता है क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है, जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, जो हमारे दिमाग को उल्लू बनाता है कि ये खाना दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। वो उल्लू बनाता है। जैसे मैगी अभी पकड़ी गई थी पिछली बार, उसमें एमएसजी की मात्रा परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा थी, इसलिए बच्चों को मैगी की लत लगती है। ठीक है, तो इस तरीके के केमिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एंडोक्राइन लेवल पे, हार्मोन के लेवल पे जाके डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जिससे यंग बच्चियों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज की डेट में। तो मेरा पहला मैसेज आपको देने का ये था, नंबर 1, एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना है। पैकेज फूड से जितना दूर रहे उतना अच्छा। दूसरा मैसेज ये था कि आप खाना अच्छे से खाएं, हेल्दी फूड खाएं, एक बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें एक थाली कैसी होती है, एक थाली ऐसी होती है, उसके अंदर एक सूखी सब्जी होती है, सब्जी इज इक्वल्स टू मिनरल्स एंड विटामिन्स, उसमें होती है ग्रीन वेजिटेबल, मिनरल्स एंड विटामिन्स, कर्ड होता है प्रोटीन एंड गुड फैट्स, रोटी होती है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हो गए सारे के सारे, कुछ बच गया, और पानी हम पीते ही हैं लास्ट में। सब्जियों में फाइबर कंटेंट होता है। तो दिस इज अ बैलेंस डाइट। ओके, एक्सेस सॉल्ट नहीं लेंगे। अगर हमें अपने बालों का और आंखों का ख्याल रखना है तो एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली चीजों को कम करेंगे। जंक फूड, पैकेज फूड नहीं लेंगे। दूसरा, स्क्रीन टाइम कम करेंगे, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह 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 सब कम से कम देखेंगे। अपने लिए एक लिमिट डिसाइड करो, दिन का आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि आजकल बच्चों के प्रोजेक्ट्स बिना मोबाइल टैबलेट के कंप्लीट भी नहीं होते, तो उसके लिए एक लिमिट डिसाइड करो। ओके, तीसरा मैसेज मैंने दिया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सबको पता है। हाँ, इंक्लूड एक्सरसाइज, छोटी सी सही वॉकिंग करो, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स खेलो, यंग बच्चे हो, मम्मी पापा को, दादी दादा को भी एक्सरसाइज कराओ, उनकी जॉइंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और पांचवा मैंने क्या बताया, गुड बिहेवियर विद टीचर्स, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, अपने सहपाठियों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से अच्छा हेल्दी माहौल, हेल्दी बिहेवियर आप रखेंगे तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप से, अपनी इनर सेंस से, अपनी इनर सेल्फ से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, अपने अपने भगवान को अपने अपने तरीके से याद कीजिए। एंजॉय आयुर्वेदा, लिव आयुर्वेदा। डॉक्टर्स ने आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांतों पर बात की, जिसमें विशेषकर दिनचर्या, आहार
और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया गया। उन्होंने छात्रों को प्राचीन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी, जो आज के आधुनिक दौर में भी कारगर साबित हो रही हैं। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे हमारे छात्र जुड़े लाइव टेलीकास्ट से, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद के महत्व पर अपना संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद को हमारे देश की एक प्राचीन और संपन्न धरोहर बताते हुए इसे विश्व के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। उनका यह संदेश हमारे छात्रों को आयुर्वेद के प्रति जागरूकता और गर्व की भावना से भर गया। हमें आज पता चला कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हम इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार हमारे स्कूल में आयुर्वेद दिवस का यह विशेष समारोह संपन्न हुआ। हम आशा करते हैं कि हमारे छात्र आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाकर स्वस्थ और सुखी जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह की जानकारियां आपके साथ साझा करते रहें।